नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जिसमें हम दिन की सबसे बड़ी खबरें और उनके पीछे की असल खबर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो आज की वो बड़ी खबरें कौन सी हैं और उनके पीछे क्या छिपा है, जानने के लिए शुरू करते हैं आज का न्यूज डिकोड। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जो छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव से अब तक उठा है और कई स्टेट का बड़ा मुद्दा रहा है, वो है शराबबंदी का, जिसमें एक नया शब्द जुड़ गया है, नशाबंदी। शराबबंदी को लेकर फिर से सवाल पूछा गया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से और फिर वही उनका जवाब आया कि केवल शराबबंदी क्यों, नशाबंदी क्यों नहीं। देखिए जरा। छत्तीसगढ़ में बीते करीब 5 सालों से शराबबंदी का मुद्दा चर्चा में रहा है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे फिर से शराबबंदी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। बुधवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शराबबंदी को लेकर फिर अपनी बात दोहराई। मैं ऐसे कोई काम नहीं करूंगा जिससे लोगों की जान चली जाए और ऐसा वातावरण बने। मैं चाहता हूँ शराबबंदी नहीं, नशाबंदी होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के आसार नहीं है। अब जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया है तो बीजेपी पलटवार न करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल को चुनाव से पहले उन्हीं का वायदा याद दिलाया। जब गंगा जल हाथ में लेकर आपने सौगंध खाई थी, उस समय आपने सर्वे नहीं किया था क्या? लेकिन उस समय आपको केवल वोट चाहिए था। और भूपेश बघेल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये 3-4 महीने में कम से कम 3-4 बार जो है आपने शराब के संदर्भ में बयान दे डाले। लगता है रात के भी इनको जो है हमारे छत्तीसगढ़ की माता बहनें दिखती है जो कहती है भूपेश बघेल आपको वोट नहीं देंगे। शराबबंदी का मुद्दा महिला मतदाताओं को प्रभावित करता है। देखना होगा आने वाले चुनाव में क्या शराबबंदी वाकई बड़ा मुद्दा बनकर असरदार रहेगा। तो बहस का मुद्दा तो यही कि क्या छत्तीसगढ़ में शराबबंदी 2023 में भी मुद्दा रहेगा, ये ज़ेरे बहस है। इसी बहाने शराबबंदी पर सीएम भूपेश बघेल ने जो तर्क दिए हैं, इसके प्रैक्टिकल पहलू जरा इसको डिकोड करते हैं। पहली बात तो यह साहब कि किसी भी दल की सरकार हो, लेकिन शराब को बंद करना, स्टेट में बड़ा रेवेन्यू लॉस का जोखिम उठाना, ये किसी के लिए भी आसान नहीं और इस पर हम पहले कई बार बात कर चुके हैं और आज हम इसके वास्तविक और व्यवहारिक पहलू पर फोकस करते हैं। जो तर्क आज मुख्यमंत्री ने रखे हैं, उनका कहना है कि वो किसी की जान से खेलना नहीं चाहते और ये बात काफ़ी हद तक आप अगल बगल के स्टेट देखेंगे तो सही लगती है। बिहार का उदाहरण सबके सामने है, जहाँ जो शराब के लिए नियम बने हैं, कायदे बने हैं, शराबबंदी को लेकर वो कई बार बदले गए, जहां से मौत की अक्सर खबरें आती हैं जहरीली शराब की वजह से। दरअसल शराबबंदी करने से किसी भी प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार फलता फूलता है और ये हर जगह दिखा है। शराब के आदी लोग किसी भी कीमत पर कहीं से भी शराब पा लेना चाहते हैं। शराब की तस्करी शुरू हो जाती है। गुजरात, जहां सालों से शराबबंदी है, वहां भी आसानी से शराब उपलब्ध है। पर सत्ता पक्ष के सामने ये सवाल बार बार उठता रहेगा कि वायदा करते समय इसके प्रैक्टिकल पहलू क्यों नहीं देखे सोचे, तब क्यों इस पर फोकस किए बिना आपने वायदा किया। चूंकि वायदा किया है तो निभाना पड़ेगा, वरना विपक्ष घेरेगा। ये बात सत्ता पक्ष को भी अच्छी तरह पता है। अब जनता के मन में क्या वाकई शराबबंदी एक मुद्दा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की कैबिनेट के एक मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि नहीं साहब, आम जनता के लिए तो मुद्दा ही नहीं, तो ये जनता डिसाइड करेंगी। अगली खबर मध्य प्रदेश से। पूर्व सीएम कमलनाथ ने दावा किया कि सीएम शिवराज घोषणा वीर हैं, घोषणा की मशीन है। सरकार के 15 महीने के कार्यकाल की खामियां गिनाने से पहले अपनी घोषणाओं को याद करें। मध्य प्रदेश को बचाने की बात है। शिवराज सिंह जी पिछले 4-5 महीनों से घोषणा मशीन है। अब तो घोषणा मशीन बहुत तेज चल रही है। 22,000 घोषणाएं करेंगे। सुना आपने, एमपी सरकार के कथित घपलों और घोटालों को लेकर ये दावा कमलनाथ का है। उनका दावा है कि सीएम शिवराज ने 18 साल के कार्यकाल के दौरान 22,000 से ज्यादा घोषणाएं की, जिनमें ज्यादातर घोषणाएं अधूरी हैं। कांग्रेस अब इसी पर एक बड़ा कैंपेन खड़ा करने की तैयारी में है। ठीक उसी तरह जिस तरह कर्नाटक में बीजेपी सरकार के साथ हुआ। कांग्रेस 396 पॉइंट्स की एक बुकलेट बनाकर घर घर बांटने वाली है। तो जनता के बीच ले जाएंगे। रहा प्रश्न घोषणा वीर का या घोषणा मशीन का, तो उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने इस शब्द का इजाद किया था। कर्नाटक चुनाव से मिले इशारों को बीजेपी भी समझ चुकी है।
लिहाजा कांग्रेस की कैंपेन से पहले बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को लेकर मिस्टर बंटाढार नाम से कांग्रेस की घेराबंदी शुरू कर दी। लेकिन वो लोग जो चुनाव देख के इस तरह की घोषणाओं की नकल कर रहे हैं या कई वादे कर रहे हैं, वो ये तो बता दें कि पुराने वादे कितने पूरे किए। चुनाव में 5 महीने का वक्त बचा है, लेकिन दोनों तरफ से जुबानी हमले तेज हैं। बीजेपी कांग्रेस की तैयारियां देखकर तय है कि मुकाबला कड़ा और रोमांचक होगा। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस कर्नाटक के फॉर्मूले को अपनाएगी और कर्नाटक ने कांग्रेस पार्टी को क्या दिया है इसको एक बार फिर समझते हैं, क्योंकि हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, नतीजे आए हैं। चलिए समझते हैं, डिकोड करते हैं। कर्नाटक ने कांग्रेस को सियासी संजीवनी दी है, स्पष्ट दिख रहा है। कर्नाटक की जीत से कांग्रेस में उत्साह का संचार ऊपर से लेकर नीचे तक हुआ। अब कांग्रेस कर्नाटक की तरह बाकी के स्टेट, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वहां प्रचार करेगी उसी अंदाज में। राजनीति में एक जीत दूसरी जीत का आधार बनती है, ये तो तय है। कर्नाटक ने बीजेपी को जिस तरह निराश किया, पर उतना ही सच ये भी है कि कर्नाटक के हालात, परिस्थितियां और मध्य प्रदेश की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। सोच थोड़ी सी अलग है, दोनों राज्यों की राजनीतिक तासीर अलग है। वैसे कांग्रेस ने पिछले चुनाव में धुआंधार प्रदर्शन किया है और ये उसका उत्साह का अन्य एक कारण। पिछले चुनाव के नतीजों को देखते हुए कह सकते हैं कि एमपी में कांग्रेस की स्थिति इस बार बेहतर है, मजबूत है, वो कम से कम ऐसा दावा करती है। अब देखना है कि मिशन बुकलेट विधानसभा में कितनी सीटें कांग्रेस के लिए बुक कर पाता है। फिलहाल ये जो एक तरीका है कि आप विरोधियों के बारे में बताएं, समझाएं कि उनके क्या घोषणाएं थी और कितनी अधूरी रह गईं, और इसे बाकायदा एक दस्तावेज की तरह अगर जनता के बीच पेश करें तो उसका असर हो सकता है। कुछ राज्यों में इसका असर हुआ भी है। बुधवार को छत्तीसगढ़ बीजेपी के सहप्रभारी नितिन नबीन जांजगीर चांपा के अकलतरा पहुंचे और 100 से ज्यादा लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। इस पर एक खबर देखिए। तस्वीरें जांजगीर चांपा के अकलतरा की, जहां बुधवार को छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश सहप्रभारी नितिन नबीन पहुंचे। नितिन नबीन ने संयुक्त मोर्चा की बैठक ली, साथ ही 100 से ज्यादा लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर नितिन नबीन कई मुद्दों पर कांग्रेस पर हमलावर दिखे। ये कांग्रेस के लोग जो परिवारवाद से जुड़े थे, आज क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आज छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं। जब छत्तीसगढ़ बनाने की बात थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ को पहला सम्मान दिलाया। ये कांग्रेस के राहुल और सोनिया ने नहीं दिलवाया। चिंता मत कीजिए, भाजपा का कमल खिलेगा और छत्तीसगढ़ के लोगों का सपना पूरा होगा। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ ने दावा किया कि कांग्रेस 75 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। देखिए, हम शुरू से कहते आ रहे हैं, हम 2023 में हम 75 सीटों के साथ हम सरकार में बनाएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। कुल मिलाकर सबके अपने अपने दावे हैं। किसके दावे में कितना दम है, ये तो चुनाव नतीजे ही साफ करेंगे। चलिए, अब दावे करना ये भी सियासी दलों के लिए उत्साह बढ़ाने का एक अस्त्र होता है। इसका इस्तेमाल लगातार दल कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में सच्चाई किसमें है ये आप तय करते हैं, जनता तय करती है। खबर है मध्य प्रदेश से, जहां एक बार फिर किसान सियासत के केंद्र में। 5 महीने में चुनाव है, लिहाजा कांग्रेस बीजेपी के बीच में किसान एक मूल फोकस दिखाई पड़ता है और इसे रिझाने में दोनों पक्ष जोर लगा रहे हैं। ये तो पहला किस्त था, 5 महीने रुक जाइए, हमारा जो दूसरा किस्त है चालू होने वाला है। इन बयानों से साफ है कि मध्य प्रदेश की सियासत में किसान कितनी अहमियत रखता है। शिवराज सरकार ने चुनाव के 6 महीने पहले किसानों को लेकर बड़ा दांव खेला है। 2 लाख रुपए तक का ऋण लेने वाले 11,19,000 किसानों का ब्याज शिवराज सरकार भरेगी। 13 जून को राजगढ़ में मोहनखेड़ा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में सीएम शिवराज सिंह चौहान किसान ब्याज माफी योजना की शुरुआत करेंगे। बहरहाल मुद्दा किसानों का है, तो अपनी अपनी योजनाओं पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस की सरकार की गलत नीति के कारण बहुत सारे किसान डिफॉल्टर हो गए थे। करोड़ों की वो पैसा जो किसान का ब्याज का था वो भाजपा की सरकार जमा करेगी। ब्याज क्यों माफ करें? वो कर्ज माफ करें ना सरकार, ब्याज क्यों माफ करेगी? ब्याज और मूल सब माफ करें, ये हमारी मांग है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल किसानों के सहारे चुनावी बैतरणी पार करना चाहते हैं। 2018 में किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया था।
2023 में इसी मुद्दे पर एक बार फिर सियासी घमासान के पूरे आसार हैं। तो ये बात साफ साफ दिख रही कि एमपी की सियासत में एक बार फिर किसानों के इर्द गिर्द मुद्दे चलेंगे, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनको डिकोड करना आज बहुत जरूरी है। चलिए इनको डिकोड करते हैं। बीजेपी ने वायदा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। क्या ऐसा हुआ? अगर हो गया तो फिर ब्याज माफी की क्या आवश्यकता है? अगर आय दोगुनी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, इसका जवाब तो देना होगा। कांग्रेस ने कर्ज माफी की बात कही, सवाल ये क्यों कांग्रेस ने आय बढ़ाने की बात नहीं की? अंतिम बात, कांग्रेस बीजेपी से एक सवाल है। सालों से स्वामीनाथन आयोग और उसकी रिपोर्ट के बारे में हम कहते सुनते आपको बताते इस पर डिबेट करते आए, पर ये तब से धूल खा रही। 10 साल तक यूपीए की सरकार रही, तब उसने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया पूरी तरह? और 9 साल से अब बीजेपी की सरकार है जो उस वक्त घेरती थी सत्ता पक्ष को, वो इस पर आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? दोनों पक्षों से सवाल है और जवाब किसान दोनों पक्षों से उम्मीद करता है। चलिए फिर से एक बार किसानों का मुद्दा। आगर मालवा का एक किसान इन दिनों अपने जिंदा होने का सबूत लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, देखें जरा। वीडियो में दिख रहा ये शख्स जिंदा है। जी हां, जिंदा। लेकिन इसे जिंदा रहने का सबूत लेकर सरकारी दफ्तर में चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आगर मालवा के किसान नारायण सिंह को सरकारी दस्तावेजों में मृत बताया जा रहा है। ऐसे में किसान ना तो सम्मान निधि प्राप्त कर पा रहा है और ना ही एमएसपी पर बेची फसल का भुगतान उसको मिला। जन सुनवाई से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक सब जगह शिकायत की, फिर भी खाते पर अकाउंट होल्डर एक्सपायर ही दर्ज है। सोसाइटी के अंदर मेरा पंजीयन भी सही साफ कर देते हैं, बाकी इसके बाद में जब पेमेंट आता है तो पेमेंट मेरा रोक दिया जाता है, तो मेरे को मृत घोषित कर दिया। 19 मई को कलेक्टर ने तहसीलदार और खाद्य विभाग से इस पर जांच करने को कहा था, लेकिन अब भी किसान का बेटा सरकारी दफ्तरों में भटक रहा है। वहीं कलेक्टर जल्द निराकरण का दावा कर रहे हैं। पिताजी को पिछले 3 वर्षों से मृत घोषित कर रखा है। किन्ने? इसमें जांच के निर्देश दिए थे, जो है हम उम्मीद करते हैं कि आज इसका अंतिम निराकरण किया जाएगा। सवाल ये कि आखिर जिंदा इंसान को कागजों पर कैसे मार दिया गया? हकीकत सबके सामने है, फिर किसान को जीवित घोषित करने में भला क्या परेशानी है? तो अब एक बार फिर से भरोसा दिया है कि साहब डिस्क्लोजर होगा, जल्दी होगा, निदान मिलेगा, देखेंगे कब तक मिलता है, लेकिन क्यों ऐसा हुआ ये सवाल फिर भी रह जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना और परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।